बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको भी बहुत बहुत सलाम, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा और आपका जो पिछला दिन है वो भी बहुत अच्छा गुजरा हो, और दुआओं के साथ कि अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिन आपके लिए भी हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छे साबित हो। मुश्किलात बड़ी है, तंगी बहुत है, बिल्कुल मतलब करें, हमने आगे जाके इस हवाले से कुछ बात भी करनी है, आज बात भी करनी है। मैंने असल में जो बात शुरू की वो ये है कि कल से मेरे घर में इतना गैस का प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन कल से गैस वहाँ भी बहुत कम आ रही है और ये हम इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन पहले चल के हरमीत की तरफ रुख करते हैं ना, हरमीत को देखते हैं आज हरमीत किस रंग में है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह की शुरुआत आप दोनों के चेहरों से अंदाजा मुझे हो रहा है कोई ऐसी खबरें आप लेके हैं जो बड़ी गंभीर सूरत हाल जो है वो हमारे मुल्क के हवाले से साथ, खासकर जो गैस का बहरान है, फिर महंगाई के मामलात हैं, तो मेरे ख्याल डिस्कशन आज इस पे ही होनी है। चेहरे के तासुरात जो है आप दोनों के यही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल हरमीत, ऐसा ही है। मतलब गैस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग चीख रहे हैं, परेशान हैं, और ऐसे में हमाद अजहर के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने सही प्लानिंग नहीं की, उन्होंने सही गाइड नहीं किया कौम को, और जो भी प्लानिंग उनकी रही है वो फॉल्टी है। यानी उसमें फॉल्टी को अब उर्दू में क्या कहते हैं, उसमें कमी है, कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल आफ्ताब सिद्दीकी कराची से जो MNA हैं वो भी चीख पड़े, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चल के। और उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में, डिफेंस कराची के इलाके में किसी को गैस नहीं मिल रही। तो अब मसला ये है कि एक बात तो सही है कि 9% के हवाले से अगर देखा जाए, 9% के हिसाब से सालाना तौर पे मुल्क में गैस की कमी होती चली जा रही है और ज़खायर नए मिल नहीं रहे, तो हमारे अपने ज़खायर तो ख़त्म हो रहे हैं। अब मुतबादल उसका इंतज़ाम क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी और कोई प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने पहले भी एक दिन प्रोग्राम में कहा था कि जो सुई गैस वाले हैं वो इश्तहार ये दे रहे हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें, बिजली के हीटर इस्तेमाल करें, सर्दी बहुत है तो बिजली के हीटर इस्तेमाल करना कौन सा कोई सस्ता है, इतने महंगा है। छोटे बिल्स जो हैं वो आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बात करें जी 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 हरमीत। जी जी रऊफ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे जो सियासतदान है, चाहे वो माजी में आए या अब के आए, इन्होंने वोट लिए है सुई गैस के कनेक्शन फैला के मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में, लेकिन इसकी पैदावार के लिए जो जरूरियात बढ़ गई थी उसके लिए कोई ऐसे खातिरखा इकदाम नहीं किए, बल्कि हम देखते हैं जब सर्दियां आती है तो भैया गैस गायब, जब गर्मियां आती है तो भैया बिजली गायब। तो ये हालात हमने पहले से भी देखे और अब भी देख रहे हैं। अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि हम देखें तो सिर्फ सियासत ही हो रही है। बिल्कुल बात कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं हम आगे जाके आराम से जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो तब डिस्कस करें। उससे पहले टॉप स्टोरीज शेयर कर लूं सर? जी बिल्कुल। टॉप स्टोरीज अभी आज के आपके साथ शेयर करते हैं। डेली डोज के साथ आगाज करेंगे, उसके बाद JUIF की कामयाबी से अब क्वेश्चन ये है कि जनाब PDM दोबारा मजबूत होगी या नहीं होगी, इस पर आज हमने डिस्कशन करनी है। फिर जिस तरह से हमने शो के आगाज में ही ये बात कर रहे थे कि गैस का बहरान मुख्तलिफ शहरों में शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, रीजंस क्या है, सॉर्ट आउट किस तरह से करना है। फिर आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। फिर लाहौर में पीने का साफ पानी खत्म हो रहा है और सूबाई दारुल हुकूमत के बड़े मसाइल हैं, इस पर भी जरा हम रोशनी डालेंगे, हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और पंजाब की असल पहचान सरसों का साग और मकई की रोटी, इस पर हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत रिपोर्ट है, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जूनियर PSL करवाने का ऐलान भी गुज़श्ता रोज सामने आया है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। सो जनाब डेली डोज के साथ आगाज करते हैं। सबसे पहला स्टोरी ये है, और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त अगर हम पूरे मुल्क को देखें तो यहाँ पर आम लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है, लोगों की जॉब्स जाती जा रही हैं और लोग एक वक्त की रोटी अब अफोर्ड नहीं कर सकते, और स्पेशली जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन दुगने चुगने होते चले जा रहे हैं। बट इसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो पंजाब हुकूमत ने
महंगाई की सुनामी में मजदूर की अगर रोजाना उजरत देखें तो उसमें 23 रुपीस इजाफा कर दिया है। और आतमताई की कब्र पे लात मारी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, बात कर रहे हैं। मैं स्टोरी पढ़ के हैरान रह गई कि 23 रुपीस, सीरियसली। पहले मजदूर की जो डेली वेज थी वो 777 रुपीस थी, अब इसको 800 कर दिया गया है। और मेरी समझ से ये बाहर था कि 800 रुपए, लाइक 23 रुपीस इजाफे के साथ कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल करेगा क्या, कोई मजदूर करेगा क्या? हाँ, 23 कभी इस लॉजिक कभी कोई समझ नहीं आ रही है रऊफ साहब। देखो 23 रुपए थे, 2 रुपए और बढ़ा देते 25 हो जाते हैं। क्या मजाक नहीं, उन्होंने वो 800 पूरा करना था ना। रोटी पहले उन्होंने वो 800 का फिगर पूरा करना था। वही कह रहा हूँ कि जी हाँ, वो मतलब 800 का फिगर पूरा करने के लिए उन्होंने कहा चलो 23 रुपए बढ़ा दें। लेकिन मतलब ये है कि ये एक इंतहाई शर्मनाक, आप उसको कहें कि ये कदम है। आप भाई इस वक्त अपने हिसाब से देखें, आप रोटी, जैसे अभी बात करी है रोमा भी, रोटी की कीमत कहाँ चली गई है। मजदूर आम आदमी जो है वो तो बेचारा गुड़ के साथ या प्याज के साथ या चटनी के साथ रोटी खा लेता है, लेकिन रोटी उसके लिए होना जरूरी है। तो रोटी की कीमत कहाँ चली गई, उस हिसाब से 23 रुपए में ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 रोटी आ जाएगी। 14 रुपए की आप रोटी देखें, रोटी ऐसी चीज है, ये तो मतलब आप देखें रोटी हो गया, इसके साथ कुछ चीनी, ये चीजें वो हैं जो आपको डेली चाहिए ही चाहिए और 3 वक्त चाहिए। मतलब आप कुछ भी ना खाएं लेकिन रोटी तो हर कोई खाएगा ही ना। मजदूर ने भी वही रोटी खाई है। 2 रोटियां हर बीत नहीं ले सकता इस वक्त मजदूर 23 रुपए से। टाइम की रोटी, अब आप टाइम की रोटी लेनी, हम एक वक्त की बात कर रहे हैं। ये है कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। 1 जनवरी 2022 से नए लेबर रेट्स मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। 23 रुपए इजाफे से लाहौर और पंजाब में मजदूर की उजरत 800 रुपए मुकर्रर की गई। ये मैं दोबारा पढ़ के दे रहा हूँ। इसी तरह ड्राइवर्स की भी उजरत जो है उसमें 100 रुपए का इजाफा डेली के हिसाब से किया गया। ये अब 1100 रुपए कर दी गई है। माली की उजरत में 50 रुपए डेली के हिसाब से इजाफा किया गया है। तो मतलब कहने को तो वो कहेंगे कि जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने इतनी उजरत बढ़ा दी है, लेकिन यार ये जमाना देखें, मतलब कहाँ पहुंच गई है, कहाँ बात पहुंच गई है। हम गैस के रेट देखें, हम बिजली के नर्ख देखें, कहाँ से कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। हर चीज इतनी महंगी हो रही है। और इस महंगाई, इससे बेहतर था कि आप इजाफा ही ना करते, जो चल रहा है जैसे है वो चलता रहे। और 23 रुपीज, ये लिटरली ऐसे लग रहा है किसी ने भी ये जोक क्रैक करने की कोशिश की है, और कोशिश नहीं की बल्कि जोक ही इनफैक्ट क्रैक किया है। बट एनीवेज, इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टोरी जनाब, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, जिनको 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में एक बम धमाके में शहीद किया गया था। कुछ रोज में उनकी बरसी है और इस बरसी के मौके पर पूरे सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। जब ये 27 होगी इंशाअल्लाह हम स्पेशल शो करेंगे। उस दिन मैं अपनी यादें भी शेयर करूंगा, क्योंकि मोहतरमा से मुझे मिलने का बहुत इत्तेफाक हुआ। 3-4 दफा उन्होंने खाने पे भी बुलवाया दुबई में अपने घर में। लंबी सेटिंग्स रही, उन सेटिंग्स में क्या क्या बातें होती रही, मोहतरमा को हमने कैसा पाया, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिलहाल इतनी ही बात सिर्फ कि 27 दिसंबर को बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था। लियाकत बाग से वो जलसा करके वापस आ रही थी और एक किसी ने पहले तो हाथ की वो रिवॉल्वर से, पिस्टल से वो शूट करने की तस्वीर आई। लोग समझ रहे शायद गोली लगी है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में वो सर उनका बाहर था, वो झटका लगा उनके सर को जोर से और वो उनकी कनपटी जो है वो टकराई गाड़ी के अंदर। एक मेटल का था पीस उससे, और वो शहीद हो गई। तो मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक ऐसी लीडर जो अब बहुत मैच्योर हो गई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अब इतनी मैच्योर हो गई थी कि पाकिस्तान के मामलात को समझती थी पूरे तरीके से, और अगर वो होती तो हमें अच्छी क़यादत मिली होती। मतलब ये बात इसमें कहने की है। जो इसी के साथ ही बिल्कुल कि हमने हमारी आज जी हरमीत जी कंटिन्यू करें, आप बात करें। You wanted to say something? नहीं, मैं ठीक, मैं वही कह रहा था कि अगर हम देखें अनफॉर्चुनेटली अगर लियाकत बाग की हम बात करें तो पहले वजीर आजम, फिर पहली मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आजम खातून मोहतरमा जो है वो यहाँ पे शहीद हुई है। उससे कबल भी ये हालात अगर हम देखें तो उस बाग के हवाले से, लियाकत बाग के हवाले से मेरी कोशिश भी होगी
कि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री भी निकालूं और फिर वहां पे जाके हम पूरा प्रोग्राम जो है अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। बल्कि मुझे याद है कि जब वो शहीद हुई थी तो पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हर आंख जो थी अखबार थी, और मुझे याद है कि वो जो न्यूज कास्टर थे जब न्यूज पढ़ती थी या पढ़ते थे तब उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो ये एक ऐसा समा था कि पीपल्स पार्टी ने बल्कि पूरे पाकिस्तान जो है वहां पे गम का समा था, गम का दिन था और हर कोई गम से था। रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि पाकिस्तान के नामवर कवाल नाख्वा अमजद फरीद साबरी साहब का आज बर्थडे है। बैक इन 2016 अगर जिक्र किया जाए तो टारगेट किलिंग की गई थी, भत्ता ना देने पर इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। और ये उन चंद लोगों में से एक है कि जब इनके इंतकाल की खबर मीडिया पर आई और हम लोगों तक पहुंची तो इस बात का यकीन नहीं आता था। सिमिलरली वो जुनेद जमशेद का जो तैयारा हादसा था उनके भी बारे में जब खबर पता लगी थी ना तो वो भी बड़ी अनफॉर्चुनेट थी और यकीन नहीं आता था। और ये भी ऐसे ही है कि मतलब उन चंद लोगों में से एक है जिनकी मौत का आपको यकीन नहीं आता और आज तक ऐसे लगता है कि वो लोग शायद गए ही नहीं। सो बर्थडे आज उनकी मनाई जा रही है और उनकी जो रिवायत है, उनकी जो गायकी है, उनके जितना भी फन है उनको अब आगे उनके जो बेटे हैं वो लेकर चल रहे हैं। अभी मैं तो ये कहूंगा कि ये मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचे थे, इनकी शोहरत अभी आगे आनी थी। अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए, अपने चचा की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए, कवाली की गुलाम फरीद साबरी कवाल जो थे इनके वालिद और चचा, उन्होंने मकबूल साबरी इनके चचा थे और गुलाम फरीद इनके वालिद का नाम था। बहुत जबरदस्त तरीके पे इन्होंने उस रिवायत को आगे बढ़ाया था और इनकी परफॉर्मेंसेस कोक स्टूडियो में जो इन्होंने राहत फतेह अली खान के साथ मिलके एक वो गाया हुआ है वो तो कमाल है भाई। अच्छा, जब इनका इंतकाल भी हुआ सो उस दौरान भी वो आज तक हर कोई सुनता है और इन्हीं की आवाज में सुनता है और इन्होंने भी आखिरी कलाम और नात यही पढ़ी थी कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा। वो आज तक उसी में सुनते हैं और इनके वो मतलब हर कोई उसको सुनता है और पसंद भी करता है। बाकी आगे करेंगे कि टल क्या। खुश कैसे रहना, खुश कैसे रहना है चलें मैं बता देती हूँ। खुश कैसे रहना है इसके लिए एक डिग्री मुतारिफ करवाई गई है और मैं सोच रही थी इस डिग्री का लाइक स्कोप क्या होगा। फिर यही होगा कि जो लोग ये डिग्री हासिल करेंगे, जो इसमें एजुकेशन लेंगे, सो वो कल को वो टीचर्स बनेंगे, ट्रेनर्स बनेंगे, कोचेस बनेंगे। बट यहाँ पर स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने लोगों को खुश रहने का फन सिखाने के लिए डिग्री मुतारिफ करवाई है। 2 साल ये प्रोग्राम होगा और अगर हम इसकी फैकल्टी का जिक्र करें इसमें साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, इसमें डॉक्टर्स भी होंगे और इसमें फिजिकल ट्रेनर्स भी होंगे और ये सब किसी भी इंडिविजुअल को सिखाएंगे कि आपने खुश किस तरह से रहना है। सो ज़बरदस्त चीज़ है। इस हवाले से अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने काला शाह काकू जो कैंपस है वहाँ पर इसका बाकायदा डिपार्टमेंट भी मुतारिफ करवाया है और ग्रेजुएट होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको माहिर खुशी कहा जाएगा। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब के मुताबिक खुश रहने के सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं और मुआशरे में हम नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। सो वक्त की जरूरत को महसूस करते हुए इस प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया गया। हरमीत, तो मुझे याद है मैं अमेरिका पढ़ता था ना तो हमारे साथ एक सिख भाई था हमारा, वो भी पढ़ता था और उसने नाम तो उसका कुछ और था लेकिन वो हर वक्त हंसता रहता था। उसका नाम हमने खुशी सिंह रखा हुआ था। अच्छा, ये भी कहा जाता है जो लोग बहुत हंसते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जिनके लाफ्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, शायद वो अंदर कहीं ना कहीं उतने ही तन्हा और उतने ही दुखी होते हैं। यहाँ पे ये कि डिग्री अच्छी है भाई, डिग्री अच्छी है। स्कोप मुझे इसके कंसर्न है 2 साल अगर कोई बंदा या बच्चा कोई भी इंडिविजुअल पढ़ रहा है, स्कोप होना चाहिए, पैसा उसको आना चाहिए। सो वो ट्रेनर ही बनेगा, कोच ही बनेगा, कोई टीचर ही बनेगा, इनिशियली यही होगा। हरमीत, क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे भी डिप्रेशन और इस चीजों के हवाले से हम बात करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि खुशी की बात भी हो रही है भैया, तो होना चाहिए गम को बड़ा दूर रखना चाहिए खुशी से। और खुशी का जो डिपार्टमेंट है वो जो गम भरे, वो जो दुख भरे लोग होते हैं ना, उनसे दूर रखना चाहिए। बहरहाल ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि बहुत हम देखते हैं कि नौजवानों की अगर हम बात की जाए, ज्यादातर नौजवान में ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, फिर खुदकुशी का जो रुझान है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर इस डिपार्टमेंट की बात की, जिस तरह रऊफ साहब ने कहा कि हमारे पास सरदार हुआ करते थे और उसके नाम खुशी सिंह था, तो यहाँ से जितने खुशहाल लोग निकलेंगे तो उनके भी नाम अगर हम इसी तरह ऐड करते जाए तो बड़ा मजा आएगा। बहरहाल अच्छा डिपार्टमेंट होगा, मेरे ख्याल में अच्छा साबित होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी हमारे पास ये है। हरमीत, जरा ये बताएं ना, अब तक दुनिया में जितनी भी
तलाकें हो चुकी हैं, डिवोर्सेस हो चुके हैं, महंगी तलाक कौन सी थी अगर आपको याद हो तो? वैसे मैं तलाकों की नजर पे, खबरों पे बड़ी कम नजर रखता हूँ लेकिन उम्मन हमारी चीजें इर्द-गिर्द आती रहती है, सो बड़ी अभी महंगी जो तलाक स्टोरी शेयर करने वाले वो मैं बता देता हूँ। एक तो बिल गेट्स ने जो मेलिंडा को तलाक दी अपनी बीवी को, वो बहुत महंगी तलाक थी, शायद महंगी तरीन तलाक वो होगी। या जो जेफ बेजोस ने मैं भी अपनी बीवी को तलाक दी थी, वो बहुत महंगी तलाक थी। लेकिन भाई अब एक और तलाक हो गई है, ये पता नहीं किस दर्जे पे आएगी, ये भी दुनिया की महंगी तरीन है। जनाब यूएई के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन काफी फायदा हो रहा है तलाक में इनको, ये जितने कपल्स हैं काफी फायदे में रहते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यूएई के नायब सदर हैं और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम बरतानिया की महंगी तरीन तलाक में इन्होंने अपनी साबका अहलिया को 55 करोड़ 40 लाख पाउंड अदा करने हैं। अदालत की जानिब से इनको हुक्म दिया गया है। अपनी एज इनकी कोई 75 के अराउंड है, 72 इयर्स के हैं, और बेगम इनकी जो कि अब साबिका अहलिया है वो 42 इयर्स की थी। और बच्चों के अखराजात, बच्चों की तालीम के अखराजात, अपनी कुछ चीज़ों के हवाले से अदालती अहकामात के मुताबिक अब इनको इतनी बड़ी रकम अदा करनी है। और इनके जो अपने एसेट्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 10 अरब पाउंड के जो एसेट्स हैं उनके ये मालिक हैं। तो वाह हो गई। हाँ भाई, मतलब इंग्लैंड में जाके वहां पे तो ये है ना कि अगर आप की तलाक होती है, आपको पता ही है, तो वो इक्वल डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो लोग इस बुनियाद के ऊपर बड़े डरते हैं तलाक देते हुए, और शादियां करते हुए भी घबराते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैंने अब देखा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में या इवन यूके में कुछ लोगों को ऐसे देखा है, कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, उनको बड़ी सेंस आ गई है इस चीज़ की। सो वो जब उनको लग रहा होता है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, सो वो करते क्या है कि वो तमाम जो उनके एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, वो अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर के नाम लगा देते हैं, ताकि अगर कल को तलाक हो भी जाए तो बीवी दावा ना कर सके। तो लोगों में इस हवाले से भी अवेयरनेस आ रही है। मेरे ख्याल में अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। अच्छा, हमने ये चीज भी देखी है रोमा के वो बेचारे फिर अक्सर अपने ही जो है ना, वो आप किसी नाम अपने के नाम कर लेते, तो बहुत ज्यादा बाहर के जो लोग हैं वो ये रोना रोते हैं कि भैया अपनों ने ही सारा कुछ लूट लिया। तो फिर कभी कभी ये चीजें भी ज्यादातर जो है उसका रिजल्ट भी बड़ा भयानक हमें नजर आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं 2 स्टोरीज क्विकली शेयर करती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक पहले ले लो। ओके, ऑलराइट, आज ब्रेक ले ही लो। यहाँ पर डेली खत्म हुआ, जबकि हमारे बाकी स्टोरीज हम आगे वाले सेगमेंट्स में शेयर करेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया और पहला फेज था इन इंतखाबात का, और इसमें देखा गया है कि JUIF को बड़ी जबरदस्त किस्म की फतह नसीब हुई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन इलेक्शंस में पहली दफा कबायली अजला भी शामिल थे और इसके साथ साथ खवातीन ने भी हिस्सा लिया। इनफैक्ट जो खवातीन वोटर्स थी वो भी सामने आई। बट इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब इंतखाबात होने से उससे पहले कहा जा रहा था कि असल जो टाकरा होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ANP के दरमियान होगा, 3rd नंबर पीपल्स पार्टी का होगा। और फिर जब हमारे सामने रिजल्ट्स आए हैं तो JUIF सबसे ऊपर है। नॉर्मली ये तासुर है कि स्ट्रीट पावर मौलाना साहब की बहुत ज्यादा है, बट असेंबली में ऑब्वियसली उस तरह से नुमाइंदगी तो नहीं है, बट स्टिल हम देखें तो जहां पर तमाम जो पार्टीज थी, सियासी पार्टीज थी, वो इलेक्शन कैंपेन्स में मसरूफ थी और एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की जा रही थी। ऐसे में बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ JUIF मैदान में उतरी और सेनेटर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब को शायद अभी आवाज नहीं जा रही, थोड़ी देर में आवाज आ जाएगी। कल इस हवाले से बाज़गश्त इसकी जो है बड़े दिन तक जाती रहेगी। मैं ख्याल में कामरान साहब से राब्ता दोबारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत? जी सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक हैं आप? जी अल्लाह का एहसान, खैरियत से। आपको सबसे पहले तो बड़ी मुबारक कि आपकी पार्टी ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस वहां पे दिखाई है। आप खुद क्या समझते हैं, क्या आप लोगों को भी उम्मीद थी कि आपको इतनी बड़ी विक्ट्री मिल जाएगी? क्योंकि जितने भी पंडित से वो तो ये कह रहे थे कि पहले नंबर के ऊपर PTI होगी, दूसरे नंबर के ऊपर ANP होगी, तीसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी होगी, वो इस तरह से देख रहे थे। आप लोगों को खुद उम्मीद थी?
नहीं वो ऐसे है कि दो तरह की धांधलियां होती हैं, एक प्री पोल होती है और एक जो है ना वो आफ्टर पोल होती है या टाइम ऑफ पोलिंग होती है। ये प्री पोल जो है ना वो एक माइंड जो है ना वो सेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं था, अब भी जो है वो आप देखिए जहां पे जो है ना वो एमपी के लोग जीते हैं वो हम सेकंड नंबर पे, और जहां पे कोई प्रॉब्लम आया है वो पीटीआई ने प्रॉब्लम किया है और जानबूझ के प्रॉब्लम किया है, मटीरियल उठा के ले गए, उनके मिनिस्टर इन्वॉल्व है उन इलाकों में, और वहां पे जो ना जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि वो भी बेहतर रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा कामरान साहब, ये फरमाइएगा कि फतह तो आप लोगों को नसीब हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, अगर इसको विन कहें, बट ये बताएं कि आपको लग रहा है इस कामयाबी के बाद जो पीडीएम है वो दोबारा से मजबूत होगी? देखिए पीटीआई मजबूत है, सिर्फ उसमें दो प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रॉब्लम बास पार्टियां ये समझती है कि वो जो है ना वो मुजामत का जो है उनका नैरेटिव नहीं बन रहा, और जब तक आप मुजामत करके और अपने दस्तूर के दायरे के अंदर में, मुजामत से ये कतल मुराद नहीं है कि कोई जो है ना वो कोई ऐसी मुसल्ला जद्दोजहद हो, दस्तूर के दायरे के अंदर उन मामला में मुजामत की जाए जिसमें आपका हक जो है वो ले लिया जाता है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। हरमीत जी। अच्छा कामरान साहब, अगर हम देखें तो उमूमन आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से, मौलाना साहब की जानिब से उमूमन ये जो है इल्जाम लगाया जाता है कि धांधली हुई है मुख्तलिफ इलेक्शन में, और इस इलेक्शन पर भी कुछ आपके रहनुमाओं के मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आया, लेकिन ऐसे में आप पर भी इल्जाम है, आपकी पार्टी पर, कि आप लोगों ने कई जगह में पैसे बांटे हैं। ऐसे में आपके गुलाम अली साहब जो साबिक सेनेटर हैं, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे थे कि भैया हमने तकरीबन 20 करोड़ रुपए लगाए हैं मेयर की सीट के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? तो देखिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ आएंगे जो हम इतने पैसे लगा सकते। तो यकीनन जो है ना इलेक्शन जो है वो खर्चे होते हैं, बाज़ दोस्त जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपके साथ ही कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर इतनी अमाउंट जो है ना उसका तो हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। इतनी अमाउंट तो मेरे ख्याल पार्टी के पास भी नहीं है कि वो एक जगह पे लगा सके या पूरे पाकिस्तान में लगा सके। वो हमारे अकाउंट जो है ना वो टेंडर होते हैं, उसका जरा देखिएगा, हम तो बड़े मुश्किल से अपने खर्च पूरे करते हैं। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये भी फरमाइएगा कि हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि जहां तमाम जो सियासी पार्टीज थी वो एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रही थी, अपनी कैंपेन में मसरूफ थी, ऐसे में JUIFA ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी तरतीब दी। स्ट्रैटेजी तरतीब देने से पहले क्या फैक्टर्स थे जिनको आपने मलूज़े नजर रखा? देखिए हमने जो तमाम तर इख्तियार था वो अपने जिलों को दे दिए थे, क्योंकि आप अगर कहीं और बैठे होते हैं, आप सूबे में बैठे होते हैं, आप मरकज में बैठे होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कानून में पोजीशन क्या है। तो हमारे जो इस दफा तमाम जितने भी फैसले हुए हैं वो मरकज ने पहले इख्तियार जो मुंतकिल किया सूबे को, और सूबे में आगे जो अनवर्ड जिलों को इख्तियार मुंतकिल कर दिया, और जिली सतह पे ये फैसले हुए, और जिली सतह पे उसका जो नतीजा आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत आया, कितना अच्छा है। अच्छा ये फरमाइए कि ये जो साहब अगर एक और चीज, हाँ हरमीत जी रोज़ साहब जी हरमीत जी कामरान साहब, अगर हम देखें तो KPK के बड़े शहरों पर तो आप लोगों ने कमाल कर दिया है, लेकिन साथ साथ अब हम देखते हैं जो खिलाड़ी हैं वो बड़े केयरफुली खेलने को तैयार हो गए। अभी दोबारा कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से महमूद खान साहब की भी मीटिंग हुई और उन्होंने हिदायत भी कुछ जारी की है। तो ऐसे में दीगर अजला के हवाले से आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि ये भी तासुर पाया जाता है कि बनू टांग और ये एरिया में वैसे भी मौलाना के फॉलोअर बहुत ज्यादा है, मौलाना साहब के वर्कर बहुत ज्यादा है, तो आपका मुख्तलिफ अजला के हवाले से क्या हिकमत अमली आप लोगों ने अपनाई है और उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है रवायती तौर पर लोग समझते थे कि हमारा कम जो है असर है, और जो इसके बाद आने वाला इलेक्शन है वो रवायती तौर पे हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें इससे भी बेहतर रिजल्ट देंगे, और ये जो कह रहे हैं कि जो ना वो मैं टिकटें बांटूंगा, मैं कमांड करूंगा, आप देखेंगे कि उनकी मैं के बाद जो है ना वो कितना जो है वो बुरी तरह पिटते हैं। अच्छा जैसे हरमीत ने शुरू में एक बात की थी कि पैसे बांटे, उस हवाले से ये भी है कि मौरूसी सियासत काफ़ी ज़्यादा है। जो रिश्तेदार हैं जैसे मेयर पेशावर के जो हैं वो भी फजल रहमान साहब के दामाद हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों अपने रिश्तेदारों को टिकट दिए जाते हैं? देखिए दामाद के साथ कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं होता, होता ये है कि आप पार्टी में है, पार्टी में कोई साथी आपको जद्दोजहद कर रहा है, उसकी बच्ची के साथ, उसके बच्चों के साथ अगर कोई रिश्तेदारी होती है तो इसमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और आपने इससे पहले भी देखा था कि हाजी गुलाम अली साहब जिनके ये बेटे हैं वो हमारे सेनेटर रहे हुए हैं, और सेनेटर इसलिए नहीं रहे कि मौलाना साहब के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी थी, ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं है। सिर्फ रिश्तेदारी इसलिए थी कि उन्होंने
पार्टी के अंदर रहते हुए उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा था, बच्ची का रिश्ता, बच्चियों और बच्चों के रिश्ते देने भी होते हैं, लेने भी होते हैं, तो इस तरह की रिलेशन नहीं है। मगर इसके साथ साथ एक और बात है, जो लोग जदोजहद करते हैं पार्टी के अंदर, उस जदोजहद करने वालों को टिकट पाते जा सकते हैं ना। वो लोग जो बाहर से आ जाए या एंड टाइम पे आ जाए, उनको तो टिकट नहीं दिया जा सकता। तो इनकी अपनी एक जदोजहद है और वो नॉन आदमी है, इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन को समझते हैं और पॉलिटिकल वर्कर है, ये सारी बातें थी। अच्छा कामरान साहब, यहाँ पर ये भी बताएं, बिकॉज आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपोनेंट हैं, ये बताइए कि उनकी शिकस्त उस तरह से हमने देखा बड़े अहम मकामात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना हुआ। सो बीइंग देयर ओपोनेंट, आपको क्या लगता है उसके क्या रीजंस थे? अवाम की उनसे नाला है? उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो ये कि इनमें गुरूर बहुत ज्यादा है। किसी से बात करते हुए इनकी आप गर्दनें देखा करें, इंक्लूडिंग ऊपर से लेके नीचे तक, वो तनी हुई गर्दनें होती हैं। वो लोग जो है वो स्पेशली सुबह खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जहाँ के रवायती माशरे है, वो तनी हुई इन गर्दनों को पसंद नहीं करते। दूसरा, ये अवेलेबल नहीं है, जब लोगों के काम होते हैं उस वक्त ये अवेलेबल नहीं होते, इवन जो है ना उनकी खुशी और गमों में शरीक नहीं है। तीसरी बात जो है ना, वो उन्होंने जो 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को इसका एहसास है। और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्होंने 8.5 साल में बेड़ा गर्क किया। तो सारा सिस्टम जो बैठा जा रहा है, वो लोग अब इसका एहसास कर रहे हैं। अब ये जो भी करेंगे रिवर्स लग चुका है और रिवर्सल जो है ना वो एंड तक रहेगा। ये फरमाइए कि एक स्टडी ये बताती है कि जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के लोग मजहब के ज़्यादा करीब हैं। और एक और फैक्टर ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में चूंकि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, वो इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे ज़रूर पड़ा है। इस तरह की कोई बातें ठीक हैं, मतलब ये कहे जाना? देखिए, पूरा पाकिस्तान मजहब के करीब है। दो केस में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और सुबह बलूचिस्तान में ज्यादा नजदीकी है मजहब के साथ। मगर इस बात को तालिबान के साथ जोड़ना, तालिबान का उनका अपना निजाम है, उनका अलग से मुल्क है, हम उनके मुल्की निजाम के ऊपर बिलीव नहीं करते। जो उनका सियासी निजाम है, हम उस निजाम पे बिलीव नहीं करते। हम अपने दस्तूरी सियासी निजाम पे बिलीव करते हैं जो पार्लिमानी जमहूरियत का है। वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात एक मदरसे में पढ़े होने की हैसियत से हो सकते हैं, हमारी मजहबी ताल्लुकात हो सकते हैं, मजहब के हवाले से, जुबान के हवाले से रिश्ते हो सकते हैं, कबीले और कौमों के हवाले से रिश्ते हो सकते हैं, मगर कम से कम इस हवाले से कोई रिश्ता नहीं है। और इस हवाले से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि ये ऑल टुगेदर जो है ना नाकामी है सिटिंग गवर्नमेंट की। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने एक भरपूर मुहिम चलाई, भरपूर मेहनत की, उसके बाद वो जो रिजल्ट था आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद और साबित हुआ। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें, अब मरीम नवाज साहब कह चुकी है कि पीडीए ये जो जमीयत उलमा की सीट्स आई हैं ये पीडीएम की सीट्स है, तो आगे के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है पीडीएम के साथ मिलकर? क्या पंजाब में भी कोई एडजस्टमेंट होगी? क्या तरीकाकार होगा आगे के लिए सर? देखिए, अगर मरीम नवाज वालों ने, बाकी दोस्तों ने अगर कोई हमें वोट किया है तो उनकी मेहरबानी है और यकीन जो ना उनको वोट करना भी चाहिए था। जहां पे उनके कैंडिडेट नहीं थे और जहां पे उनके कैंडिडेट थे, यकीन उन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट किया होगा। तो इसमें असल बात यह है कि जद्दोजहद है पार्टी की गुज़श्ता 3.5 साल से, और उस जद्दोजहद में हमारा नैरेटिव कहीं पे आपने नहीं देखा कि डिस्टर्ब हुआ हो। जिस बात को हमने पहले दिन लिया था उसी बात को लेके हम आज तक उस पर कायम है और लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है। अब आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होगा जो भी है वहां पे सूबे में सूबाई सतह के ऊपर पीटीआई है, आप लोगों ने लोकल बॉडीज की हद तक मतलब ये इलेक्शन जीता है। इस रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? वो मुश्किलात पैदा करेंगे? जैसे गंडापुर ने कह दिया, अली नवाज गंडापुर ने, कि अली अमीन गंडापुर ने, कि हम फंड्स नहीं देंगे। जब फंड्स नहीं मिलेंगे तो चपकलश होगी, इसका नुकसान भी होगा सूबे को भी, लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं उनको भी। इस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करने के लिए की जाएगा? दो लोगों के स्टेटमेंट को हम जो है बहुत गौर से देखते हैं और इस पर हमारे कंसर्न है। एक दिन का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद साहब की, चौधरी साहब की उस पर, और दूसरा जो है अली अमीन गंडापुर। फवाद साहब इसकी जो है रेलेवेंट है कि वो पूरी गवर्नमेंट का चेहरा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो कुछ उनके मुंह से निकलेगा वो पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। जो कुछ उन्होंने कहा और जिस बदतमीजी के साथ उन्होंने कहा उसको हम यकीनन उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा मिनिस्टर तो मेरा भाई है और अब कोई फंड्स दे के बताए या कोई काम करवा के दिखाए,
तो यकीनन जो है ये बातें तकलीफ देंगी, मगर ये तकलीफ किसको देंगी? शायद हमें इतनी तकलीफ ना पहुंचे जितनी आम पब्लिक को तकलीफ पहुंचेगी। हम तो सिर्फ ये कि काम करवा नहीं सकेंगे, मगर ये है कि लोगों के काम हो नहीं सकेंगे। उसका नतीजा क्या होगा, इसको जो है ना ये शायद पीटीआई जो है या उनकी गवर्नमेंट अब इस वक्त जो है वो सोच भी नहीं पा रही। ठीक है। अच्छा सर, इस बारे में भी फरमाइएगा, जब पीडीएम का कयाम अमल में आया सो मौलाना साहब का बहुत ज्यादा एम्फेसिस था असेंबलियों से इस्तीफे का, सो बाकी जो जमातें थी उनमें ये तासुर और अवाम में भी ये तासुर था कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है, असेंबली में उस तरह से पोजीशन नहीं, सो दैट्स वाई उनका एम्फेसिस बहुत ज्यादा है असेंबलियों से इस्तीफे दें। अब आप ये जो इंतखाबात हुए हैं जो कि पहला फेज था केपीके में, इसमें जो आप लोग उभर कर सामने आए हैं और फतह आप लोगों को नसीब हुई है, इसके बाद आप लोग JUIF की पोजीशन कैसी देख रहे हैं? आइंदा आम इंतखाबात में भी देख लें और जो बाकी के बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, इसमें अब आप लोगों को अपनी पोजीशन कैसी नजर आ रही है? देखिए, जो सोच थी कि हमारे पास सिर्फ स्टीप पावर है, वो बिल्कुल गलत सोच थी। हमारे जाहिर है जो लोग इस हद तक कुर्बानी देते हैं कि वो सड़कों पे निकल के आ जाते हैं एक इशारे पे, तो उनकी फैमिलीज भी होती है, उनका अपना वोट बैंक भी होता है। आप ये देखिए कि इस वक्त 4 सूबों में से 2 सूबों में अपोजिशन लीडर JUI का है। एक में अकरम दुरानी साहब हैं, दूसरे में मलिक सिकंदर साहब हैं। तो जिनके अपोजिशन लीडर होते हैं वो इस तरह से इतने कम वोट नहीं उनके होते कि वो इररिलेवेंट हो जाए। फिर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप इससे पहले सूबा बलूचिस्तान का अगर रिजल्ट निकाल के देख लें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे JUI थी। उसके बाद वो जो भी उस पर मैजिक होता है, जो उस पर जादू किया जाता है, जो उसके ऊपर लकीरें खींची जाती हैं, उसका नतीजा होता है जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये उसके बाद जो है ना वो तब्दील कर दिया जाता है। मामला को अजाब को साथ मिला लेना, किसी हमारे बंदे को तोड़ लेना, किसी को लात बेच देना, किसी को खौफ दिलाना, किसी पे मुकदमा बनाना, इस तरह के मामला आ जाते हैं। मगर जो ना आप लोगों ने शायद ये रियलाइज कर लिया है इस वक्त जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है कि इस गवर्नमेंट के होते हुए मुल्क का मफाद जो है ना वो नहीं चलेगा। तो यकीनन जो ना आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं या जो इलेक्शन आएंगे उसमें बल्दियाती इलेक्शन भी है, उसमें उसके बाद जनरल इलेक्शन भी है। इसमें आप बेहतर नतीजे देखेंगे JUI के पार्ट पे भी और PDM के पार्ट। अच्छा, ये फरमाइए कि अच्छा कामरान साहब, एक चीज हम देखते हैं कि जब PDM वजूद में आई तो तब बहुत सारी पार्टियां थी और हमने देखा कि एक ऐसा वक्त आया कि जब आप के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अजला में आप लोग के जलसे हो रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ने आपसे अलहदगी अख्तियार कर ली। अब ऐसे में अगर हम देखें दोबारा जो आपको एक मैंडेट मिला है खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में, तो क्या दोबारा राब्ते हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से या ANP की जानिब से मौलाना साहब के साथ, या मौलाना साहब की तरफ से कोई मामला चल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? देखिए, दोनों पार्टियों के साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है। जरदारी साहब के साथ एहतराम का रिश्ता है। वो बिलावल ने बीच में वो कुछ ट्रैवल पार्ट के और उस तरह से जो है वो इंप्रेशन दिया जिसमें वो बड़ों की एक तरह से तस्दीक की गई, मगर बहरहाल जो है हमारा एहतराम का रिश्ता है। बेनजीर बीबी के साथ भी हमारा एहतराम का रिश्ता कायम रहा। इसी तरह से ANP के साथ हम हमेशा जो है वो कन्वीनियंट फील करते रहे, वो की मुकाबला भी हमारा आपस में होता है। मगर उसके बाद जब रिजल्ट आ जाते हैं तो हम अपनी आपस में एडजस्टमेंट जो है करते रहे। मुफ्ती साहब के जमाने से ही एडजस्टमेंट होती रहेंगी, तो अब भी इन बातों का इम्कान मौजूद है। अगर सेंस प्रिवेल करेगी पार्टीज पे तो यकीनन जो है उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी और वो उसके नतीजे में जो है वो इस गवर्नमेंट से जान छुड़ा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरकजी रहनुमा JUIF सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। सर, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? बस मेरे ख्याल में यही बात है कि इमरान खान साहब ने कल जो महमूद खान के साथ मीटिंग की, उनकी सजरश की, उनको डांटा डपटा, और वो इसी बात के ऊपर कायम है कि हमारी जो शिकस्त हुई है उसकी वजह बुनियादी तौर पे हमारी अपनी नालायकी है। वो ये क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। जैसे हमारी बात अभी कामरान मुर्तजा साहब से हो रही थी कि इन्होंने निचली सतह से लेके ऊपर की सतह तक बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, तो इस फैक्टर को भी सामने रखा जाना चाहिए। ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब अब बैठ के प्लानिंग करें और प्लानिंग में ये देखें कि बाकी अजला में जिनमें इलेक्शन होने हैं उनमें किस तरीके से नुमाइंदे उनको मुंतखब करना है, उनको लेके आना है। बेहतर नुमाइंदे होंगे तो शायद थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम व्यूअर्स शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आप बताएं ना, सर्दियों की सौगात और पंजाब की स्पेशलिटी बताएं ना, क्या है? सरसों का साग मक्खन के पेड़े के साथ, और साथ में
मकई की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, जबरदस्त तो जबरदस्त मजा आ जाता है। और मैं वो फूड स्ट्रीट है ना जवाल मंडी वाली, तो वहाँ गया तो वहाँ पे दरमियान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी की हांडी के ऊपर रख के और वो बेच रहे हैं। और मैंने कहा भाई बस यही, कुछ नहीं खाना और ज्यादा। कैसा था? मजे का था, लेकिन यह है कि मेरे कोई दोस्त जो मुझे भिजवाते हैं ना अपने देहातों से, गांव से, मक्खन के अंदर पका हुआ, उसका मजा ही कुछ और। अच्छा, मुझे याद है बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर जो सरसों का साग बनता था वो उस तरह से मैश नहीं हुआ होता था, वो गोश्त में बनता था, मटन में मोस्टली बनता था। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए सो हमारा इंटरेक्शन एक फैमिली के साथ हुआ जो ये इसको घोटा हुआ साग कहते हैं, घोटा लगा होता है, वो बनाते थे, ऊपर मक्खन रखते हो, तब का ऐसा टेस्ट डेवलप हुआ है कि अब वो मुझे वो गोश्त वाला साग पसंद ही नहीं आता, ऊपर ढेर सारा मक्खन हो। और अच्छा, लोग इसको मकई की रोटी के साथ पसंद करते हैं, बाजरे की रोटी के साथ पसंद करते हैं, मुझे व्हाइट प्लेन राइस हो, थोड़े सॉफ्ट किस्म के हो, उसके साथ मुझे जो मजा आता है वो अपनी पसंद की बात है। लेकिन है मक्खन का साग, मक्खन वाला सरसों का साग और साथ मकई की रोटी के साथ उसका मजा ही कुछ और है। हरमीत जी आपने भी खाया होगा जरूर है। रघु साहब, मुझे तो मेरी वालदा जो है, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और मेरी वालदा मिट्टी के बर्तनों में बनाती थी सरसों का साग और ये मक्खन साथ में ऊपर और मकई की रोटी। तो भाई ये मेरे फेवरेट ही था ये। और वहां पे उस गांव में ज्यादातर साग और ये चीजें ज्यादा ही बनती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, चीजें शहरों का असर हम पे भी हो गया है थोड़ा बहुत। बट बहरहाल आज भी जब हम देखते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्ट्रीट में जब सरसों का साग हो तो भैया हम वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं भैया दोबारा ही स्वाद दोबारा लेने जाऊंगा। अच्छा, साथ में अगर गर्मियां हो तो फिर उसका लस्सी का गिलास। अच्छा, कुछ माहिरीन के मुताबिक इसके फायदे भी बहुत है। जायका तो इसमें जो है सो है, वो सबने टेस्ट भी किया होगा, बट इसमें शामिल है कैल्शियम, आयरन, विटामिन जो आपके खून बनाने के साथ साथ और बहुत से सेहत के लिए जो है फवायद देता है। जहलम से हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट। और सरसों का साग सर्दियों और बहार की सौगात है। जेलम के देहातों में हर सू इसकी बहार है। हल्की आंच पर मिट्टी के बर्तन में तैयार होने वाला साग खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर और बेहतरीन ग़िज़ा है जो जिस्म को तवानाई बख्शता है और कई बीमारियों से बचाता है। सर्दियों में हमें मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छी चीज़ है, सर्दियों का लाजवाब तोहफा है। तो हम बड़े शौक से इसे खाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि सर्दियाँ आए और ये हमें सौगात मिले। सरसों के साग में मसाले नहीं डाले जाते बल्कि नमक, अदरक, पालक और हरी मिर्च डालकर इसको बाजरे या मकई की रोटी के साथ खाया जाए तो उसकी लज्जत और भी दोबाला हो जाती है। साग में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और फौलाद इसको मतवाजन ग़िज़ा बनाते हैं। सरसों का साग और मकई की रोटी न सिर्फ देहात बल्कि शहरियों की भी पसंदीदा डिश है। हमरा टीम के हमरा आमिर गफूर, पब्लिक न्यूज, जेलम। ठीक हो गया। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पंजाब का जिक्र हो रहा है, सो पंजाब की लेजेंडरी गुलकारा का भी यहाँ पर जिक्र कर देते हैं, मैडम नूरजहां, जिनकी आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा किरदार अदा किया और पंजाबी हो, सिंधी हो, इसके साथ साथ और मुख्तलिफ जुबानों में तकरीबन 10,000 से ज्यादा गीत इन्होंने गाए और रिकॉर्ड भी करवाए। बहुत कमाल गाने वाली, बहुत ही कमाल, मतलब एक उनको ऐसा एजाज हासिल है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान तक के दिलों को उन्होंने ऐसा गर्विदा किया अपना कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, अल्लाह वसाई नाम था उनका, कसूर से उनका ताल्लुक था। पहले मैं ख्याल में चल के रिपोर्ट देखा, हम ब्रेक पे चलते हैं, मैं ख्याल में ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हमारा मुआशरा थोड़ा इस किस्म का है कि यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो सेहतमंद अफराद हैं, उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है और वो नॉर्मल तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ज़िंदगी एक बेहतर और अच्छे अंदाज में नहीं गुजार पाते। और सिमिलरली आप देखें कि अगर एक नॉर्मल इंसान को जिसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी डिसेबिलिटी अटैच नहीं, वो उसको तमाम राइट्स हासिल नहीं हैं, उसके लिए इतने चैलेंजेस हैं। सो हमारे मुआशरे में जो खुसूसी अफराद हैं या ऐसे लोग जिनके साथ किसी ना किसी किस्म की जिस्मानी डिसेबिलिटी अटैच है, उनके लिए किस कदर चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। बट हमारा शो और हम अक्सर इस तरह से कोई ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते हैं, बिकॉज इस तरह के जो लोग हैं वो हम सब के लिए रोल
मॉडल हैं, हम सबकी इंस्पिरेशन है, ताकि हम इनसे सीखें कि ज़िंदगी में कोई भी मौका आ जाए, किसी भी किस्म की आपके साथ डिसेबिलिटी अटैच हो, द मेन पर्पस इज कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और बस चलते रहना है। सो आज हम बात करेंगे इस मौजूद के ऊपर, अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे सैयद उमैर। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने कहा कि चैलेंज बहुत बड़ा होता है, खास तौर पे ऐसे कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है और आपने उसको काउंटर करना है, आपने मुआशरे में अपना नाम बनाना है। अल्लाह ताला ने वैसे तो ये किया हुआ है कि अगर आपकी कोई कमी आपके अंदर रह गई है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे उसको नवाज दिया जाता है, कम्पनसेट कर दिया जाता है, नवाज दिया जाता है। अब ये भी जो सैयद उमैर भी हैं जो हमारे सामने जिनकी कहानी है, ये ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, स्पीकर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, वेब डेवलपर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इतना कुछ इन्होंने अचीव कर लिया। मुझे ऐसी एक कहानी याद आ रही है हेलन केलर की, शायद आपने भी कभी पढ़ी हो वो कहानी। हेलन केलर किस तरह से वो अंधी थी, जब वो अंधी हो गई तो जाहिर है कि उनको बहुत कुछ महरूम होना पड़ा बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन जो मज़ामीन उन्होंने लिखे, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया, अब वो कहते हैं कि हिस्सियात उनकी इतनी बढ़ गई कि मैं तो उनका एक मजमून है जो उन्होंने लिखा हुआ है और जिस चीज़ों के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी है और तवज्जो दिलवाई है कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हुए आप क्या क्या कुछ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो इतना अमेजिंग है। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको हेलन केलर की स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह की जो स्टोरीज हैं आपको सोशल मीडिया पे आजकल बहुत मिलती हैं, यूट्यूब पर बहुत मिलती हैं, पढ़ने के लिए बहुत मिलती हैं। ये लाजमी देखनी भी चाहिए, वीडियोस वगैरह और स्टोरीज पढ़नी भी चाहिए, बिकॉज ये आपकी सोल को जो एक सुकून आपको फील होता है और आप को जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है वो अमेजिंग होती है और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बट इस वक्त हमारे साथ जो शो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर हैं, ऑथर हैं, स्पीकर है, वेब डिजाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, मल्टीटास्किंग हैं और साथ ही साथ इनका कहना यह है कि जो इनकी बॉडी है वो इनके लाइफ पर्पस को बहुत अच्छे से एलाबोरेट कर रही है और ये दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और एक आइकॉन बनना चाहते हैं। सो सैयद उमैर इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। उमैर, आपको इस वक्त लोग भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, आप मोटिवेशन है दूसरों के लिए, आप रोल मॉडल हैं। ये बताएं इतना सब कुछ कर कैसे रहे हैं और दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए आप क्या करना चाहते हैं? अरे हमारे साइट में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है अबाउट डिसेबिलिटीज के। अगर बंदा स्पेशल पर्सन है तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता या एक कोने में बैठ के लाइफ गुजार दे या लोगों की सिंपैथी जो डिफरेंट कमेंट्स हैं उन्हें डिसअपॉइंट भी करते हैं। लेकिन मेरा एक शुरू से एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस बारे में। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया होता है, आपका काम है उसको तलाश करना और उसको अपनी बेहतर से बेहतर करना। आपकी डिसेबिलिटी आपको रोक नहीं सकती, आप बेहतर से बेहतर करें अपने आप, जो आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने स्किल डाली हैं उस पर काम करें और उनको एनहांस करें। जितना आपसे पॉसिबल हो सके उसको आप यूटिलाइज करें। जैसे मेरी स्किल थी, मुझे एजुकेशन का शौक था, तो मुझे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन मिली, एडमिशन नहीं मिले, स्कूल में नहीं मिले, तो आई हैव फाइंड अदर वे, मुझे दूसरे रास्ते मिले कि मैंने प्राइवेट एजुकेशन मुकम्मल की। मेरी मदर ने मुझे टीचर अरेंज करके दिए जो मुझे 10th ग्रेड तक घर आके पढ़ाते रहे। तो मैं उसके बाद प्राइवेट एग्जाम देता रहा। फिर मुझे आईटी का बहुत शौक था, मैं आईटी में आया हूँ। तो मेरा एक जो पर्पस है आज के, आई थिंक मैंने जो अचीव किया है, इट्स टाइम टू गिव अदर्स, दूसरों को दी जाए, दूसरों को मेरी तरह इंडिपेंडेंट एम्पावर बनाया जाए। तमाम जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके मेरी लाइफ का पर्पस ही ये है कि पर्सन लाइक मी उनको ऐसा बना दिया जाए कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, कहीं भी वो ये ना सोचें कि मैं डिसेबल हूँ, डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में ना रहे। और उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, उनके साथ सेशंस किए जाएं। जारी बात है डिसअपॉइंट होते हैं लोग, उनके साथ सेशन रखे जाएं वो एज पॉसिबल जो मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं उनके लिए अब कर भी रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान भी है कि एक ऐसा इदारा भी डेवलप किया जाए जहाँ पे वो उनको स्किल भी प्रोवाइड की जाए, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, उनकी मेंटल हेल्थ को भी बेटर किया जाए। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं इंशाल्लाह कर भी रहा हूँ, फ्यूचर बहुत से प्लान भी हैं मेरे।
अच्छा उमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे बिकॉज मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा आसाबी गेम है। जब आपके साथ कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम अटैच हो सो लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल, फैमिली की एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। गो कि फैमिली और स्पेशली पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं इस तरह जब बच्चे हों सो उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, उनकी लाइफ को ठीक रखने में, बैलेंस रखने में। बट आप ये बताएं कि हमारे यहाँ पर जो खुसूसी अफराद हैं उनको किसी ना किस्म की कभी ना कभी तज़हीक का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अपने आसाब पर काबू रखना, अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखना और फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना, और जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है? आपने अपनी तमाम चीज़ों को किस तरह से बैलेंस रखा, सब कुछ अचीव किया, और अब आपके इरादे भी बहुत बड़े हैं, इदारा बनाना चाहते हैं आप। देखिए, मैं स्पेशल पर्सन की बात नहीं करूंगा। लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं होती है, और लोगों के बारे में जैसे आपका सवाल है तो लोग तो कुछ भी कहेंगे। मैंने अपने जिंदगी सीखा है कि अगर आप वहां पे सोचते रह जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा अब ये वक्त के साथ साथ बहुत मुझे एक चीज सीखने को मिली है कि जो लोग कहेंगे वो उनको मुबारक, उनके बारे में आप केयर नहीं करनी है। जब आप एक सर्टेन लेवल अचीव कर लेंगे तो उसके बाद बिल्कुल माइंडसेट लोगों भी चेंज हो जाएगा। वो आपको वही रिस्पेक्ट, वही ऑनर देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन जाहिर बात है, जब मेरी अगर मोटिवेशन रही है तो जब आप एक पढ़ते हैं ना कुरान को, तो अल्लाह अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ लेते हैं, उसका अल्लाह ताला के रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, तो आपको कोई भी चीज जिंदगी में मुश्किल नहीं लगती। आप नया हदीस मुबारक है कि ने फरमाया कि अपनी जिंदगी को, अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत और हौसले से बदलो। अब ये मत सोचो कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो हो जाएगा। तो आपने कभी होना है, ये जो होगा अल्लाह ताला की तरफ से होगा। आपकी कोशिश, आपकी हिम्मत, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है। आपके लिए खुद ही रास्ते बनते जाएंगे, अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। फिर दूसरा, मैंने अपने जैसे लोगों को बहुत से देखा है तो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा एक लो लेवल लाइफ गुजार रहे हैं, पैरालाइज हैं, किसी के बिल्कुल हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं। 3.6 मिलियन पीपल हमारे मुल्क में डिसेबिलिटी के साथ लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे पास तो बहुत ही बेटर और बहुत कुछ था। लेकिन जारी बात है, डिसअपॉइंट भी बंदा होता है हर वक्त, हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहना भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप अगर हर चीज में नेगेटिव पहलू निकालेंगे तो कभी भी आप लाइफ नहीं गुजार सकते। आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी कोशिश को, अपनी हिम्मत को कभी भी लेट डाउन ना होने दें। हर चीज, हर लम्हा आपको सीखने को। अच्छा उमेर, एक चीज ये भी बताइएगा, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि अभी शुरुआत में कि जब रब आपको कोई ना कोई कमी आप में होती है तो रब बहुत सारी सलाहियतें भी आपको दे देता है। और हमने देखा है कि जो खुसूसी अफराद हैं वो कई हमने देखे जो अंधेरों की दुनिया में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तो आपकी जिंदगी का वो लम्हा कौन सा था जब आपने सोचा कि भैया मैंने अंधेरों में नहीं जाना है, मैंने आगे बढ़ना है, मेरे में अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं? तो वो लम्हा क्या था? और फिर आप बहुत सारे काम किए हैं, मल्टी टैलेंटेड है। मैंने वो जगह ये मेंशन भी किया है जो मैंने जब सुना है कि मेरी मदर को वो कह रहा है कि यार ये जरूर आपने ऐसा कोई गुनाह किया होगा, अभी गुनाहों की सजाए अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बेटा दिया। तो वो चीज मुझे इतनी हर्ट की उसी दिन मैंने कहा नहीं, मैंने एक दिन एक खुद को इस मकाम पे खड़ा करना है कि ये जो लोग मेरी मदर को एक पॉइंट कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, तो वही एक दिन आके मेरी मदर को प्राउडली कहेंगे कि हमें बहुत प्राउड है कि आपका अल्लाह ताला ने ये बेटा दिया और इसने मजदूरी के साथ लड़ते पूरी दुनिया को दिखा दिया कि डिसेबिलिटी। तो कुछ ना जिंदगी में वो लम्हात होते हैं जो आपको बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होते हैं आपके लिए। तो वो ही लम्हा था, वो वर्ड मुझे बहुत हर्ट किया और उसने टोटली मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। अच्छा ये बताइए कि आप राइटर भी हैं, आप मुसव्विर भी हैं और फिर बहुत कुछ आप कर रहे हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। ये इतना कुछ करने के लिए कुछ पढ़ते हैं क्या? मतलब आपकी स्टडी होती है? राइटिंग के लिए कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर आप मतलब अच्छे राइटर बन सकते हैं। पेंटिंग के लिए भी आपको बहुत कुछ देखना चाहिए, मुसव्विर के लिए। तो आप क्या क्या इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं फिर ये सब कुछ करने के लिए? जरूर टाइम तो निकालना पड़ता है। आजकल तो आपको पता है डिजिटल दौर है, मोबाइल आपके हाथ में होता है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप आराम से अगर घंटा ट्रेवल कर रहे हैं तो वो पूरा घंटा आपको इजीली मिल जाता है। आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं,
अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो जाहिर बात है आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मेक पेपर्स, आर्टिकल, स्टोरी, तो डिफरेंट चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद एक अच्छा आप आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन स्टडी मस्ट भी होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। और मैं सबसे बस तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूं। अच्छा उमेर, एक तो जाहिर बात है बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, ऐसे में मुसन्निफ हैं भाई, तो लिखते क्या हैं, क्या किस हवाले से ज्यादा आपकी लिखाई होती है भाई? मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है ना कि आप अगर सोसाइटी को चेंज करते हैं तो दो बहुत पावरफुल चीजें हैं आपके पास, एक आपके अल्फाज और एक आपका कलम। तो बिलीव मी, आपकी सोच आप किसी भी पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप मुख्तलिफ एम्बेसीज में जाते हो, वहां पे जाके उनसे बातचीत करते हो, उनका रवैया कैसा होता है? वो प्रमोट करते हैं और जो आप इदारा बनाना चाहते हैं आगे जाके, उसके लिए सपोर्ट आपको करने का उन्होंने कोई ऐसा इरादा किया है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, आप इदारा बनाएं? मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर सकूं। जो लेवल मुझे इंटरनेशनल लेवल पर जो फॉरेन एम्बेसी से मेरे फॉरेन फ्रेंड से मिला है ना, वो अभी तक आई मस्ट से कि यहाँ पे मुझे नहीं मिला। इवन कि आपने अगर मेरी सोशल प्रोफाइल देखी होगी, हमारे हायर लेवल के मिनिस्टर से भी मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, लेकिन शायद उनको वो वैल्यूबल चीज वो नहीं कर सकते जो दूसरे लोग मेरे साथ कर रहे हैं। अभी कल भी मेरी अजरबैजान एम्बेसडर से मीटिंग मुझे इन्वाइट किया था, तो वो मेरे एज पॉसिबल प्रमोट भी करते हैं, मुझे प्रोजेक्ट भी देते हैं, और आइंदा आने वाली फ्यूचर प्लान में मेरे साथ बहुत हेल्पफुल हैं वो लोग। जबरदस्त, मतलब इदारा बनाना बहुत सारे काम करते हैं। हाँ। बहुत सारे। हाँ रऊफ साहब, वैसे अगर देखें ना तो भाई लिखना भी है, फिर और बहुत सारे काम है, फेसबुक पे को भी टाइम देना है। मौसीकी सुनते हैं क्या? हाँ सुनता हूँ, जब मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ लॉन्ग तो फिर म्यूजिक स्टार्ट कर रहा होता है। अच्छा उमेर, ये बताएं, जिस तरह से आप अभी कह भी रहे थे कि किसी ने आपकी वालदा को कहा कि कोई ना कोई गुनाह किया होगा तो इस तरह से मामला हुआ है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। और मेरे ख्याल में ये इस तरह जो लोग होते हैं, खुसूसी लोग जो हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, ये किसी भी इंसान की दुनिया और आखिरत को संवार देते हैं, अपने माँ बाप की दुनिया और आखिरत को संवारते हैं। सो इनका ख्याल करने से आप इनको कोई फायदा ही नहीं दे रहे, कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और अल्लाह ताला फिर आपको नवाजता भी बहुत है। सो जिस तरह से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मल्टी टास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड हैं, ऑथर हैं, शर है, वेब डिजाइनर हैं, बहुत कुछ आप और भी कर रहे हैं। सपोर्ट किसकी हासिल थी? क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो फैमिली सपोर्ट में आपको ये कब पता लगा कि यार एजुकेशन के जरिए बहुत कुछ हो सकता है? हमारे यहाँ पर लोगों का रुझान उस तरह से नहीं होता कि हम खुद को एजुकेट करें। सो एजुकेशन से देखें आप माशाल्लाह कितना कुछ उमेर कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये है ना कि फैमिली सपोर्ट के बगैर तो जाहिर है कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को बहुत सी फैमिली सपोर्ट होती है, इनको भी होगी, तो इन्हीं से चल के पूछते हैं कि जी उमैर, जैसे रोमा का सवाल है कि फैमिली सपोर्ट कितनी ज्यादा है, फिर आपके दोस्तों की सपोर्ट कितनी ज्यादा है, आपके अस्तित्व की सपोर्ट कितनी ज्यादा है? उन लोगों के नाम आपको जाहिर दिल पे लिखे होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा। एब्सोल्युटली राइट। कभी आप अपने फैमिली सपोर्ट के बगैर कभी भी अचीव नहीं कर सकते अपने टारगेट। मेरी मदर हर लम्हा मेरे साथ नहीं है, जब भी मुझे कहीं भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है या मैं लेट डाउन फील किया है तो मेरी मदर ने मेरा हाथ थामा है, मुझे कहा नहीं बेटा आप कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ। आपने एक दिन दुनिया को दिखाना है कि आप कौन, और डिसेबिलिटी आपकी कभी भी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती। मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। इवन के मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मुश्किल से एडमिशन मिल पाते हैं स्पेशल पर्सन को, कोई ऐसे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। 10 years तक बिलीव मी कि उसी सिटी से आके मेरे टीचर मुझे घर पे ट्यूशन देते रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना 10th ग्रेड क्लियर किया। और उसके बाद मुझे वक्त के साथ साथ फैसिलिटीज भी आ गई थी, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लास वगैरह, तो फिर बाद में मुझे मेरे साथ रहे मेरे टीचर्स ने हर लम्हा मुझे गाइडलाइन कि आपने कैसे करना है। इवन जब मुझे देखा कि मैं राइटिंग का शौक है तो आई थिंक मैं अपने टीचर्स की वजह से एक अच्छा राइटर भी हूँ। तो आपको लाइफ में चाहिए होती है।
बहुत जबरदस्त है। अल्लाह ताला रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इनका इदारा जो बनना है उसमें इनको अल्लाह ताला मदद दे। जैसे कह रहे हैं कि बाहर के लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके लिए इदारा बनाने के लिए मुआवनत देना चाहते हैं, तो हमारी दरख्वास्त होगी पाकिस्तान में भी लोगों को आगे आना चाहिए और इनकी सपोर्ट करें, इनका इदारा बन पाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, सर्दियां आने से पहले इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पूरे मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जा रही है, पूरे पाकिस्तान में बहुत से मकामात ऐसे हैं जहां पर गैस की बंदिश बहुत ज्यादा है। जब हम पहले देखते थे तो पूरा इस हवाले से एक स्केड्यूल जारी किया गया था कि किन किन इलाकों में किन किन औकात में गैस फराहम की जाएगी, और अब उस स्केड्यूल को भी फॉलो नहीं किया जाए। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये बहरान जो है वो कराची समेत उस पर पूरे मुल्क में जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। घरेलू सारिफीन भी परेशान है। इसके अलावा अगर हम सनतों को देखें, इंडस्ट्रीज की भी गैस बंद है और सभी लोग इस वक्त परेशान है। हमने गुज़श्ता रोज जो सूरत हाल देखी उसमें तहरीक इंसाफ के अपने रुकने कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े और उन्होंने हमाद अजहर साहब को भी खासी तनकीद का निशाना बनाया। हमारे साथ राजा अजहर साहब मौजूद होंगे अभी, और कराची में गैस का बहरान बड़ी शिद्दत से सर पकड़ रहा है। उसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सर पकड़ लें अपने, मैंने सर पकड़ा बोल दिया, लोगों को मजबूर कर दिया कि सर पकड़ के बैठ जाएं। और इस परेशानी में एमपीए हजरात भी शामिल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, मतलब किस तरीके से अपने वोटर को हम जवाब दे जाके। तो राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। ये बताइए कि आपके इलाकों में कितनी ज्यादा शिद्दत है गैस बहरान की, और फिर जब आप अपनी गवर्नमेंट से बात करते हैं, जाहिर है चूंकि वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, वो क्या जवाब देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, गैस का बहरान तो जो है वो अरसे 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन इस साल तो जो है वो गैस की सूरत हाल जो है बहरान से का शिकार हो चुकी है। हमने एमडी के जो हमारे स्वी गैस के हैं उनसे पहले रब्ता करने की कोशिश की, तो पहले तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी तो एमडी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया जी कि गैस नहीं है। हमने कहा ये गैस ना होने का सवाल तो नहीं होता, मतलब कोई हमें टाइम शेड्यूल कम से कम हमें 3 टाइम पे आप हमारा लोड शेडिंग का कुछ टाइम दे दें, ताकि लोग जो बच्चे हमारे जाते हैं, जो घरों में चूल्हे जलते हैं, वो थोड़े बहुत तो चल सके। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही गैस खत्म हो चुकी है। तो उनका कहना यह था जी कि हमें जो रिक्वायर्ड है, मतलब हमसे मुराद उन्होंने कहा सिर्फ बलूचिस्तान को हमें तकरीबन 1200 MNCFD हमें रिक्वायर्ड होती है, हमें जो मिल रही है वो 960 के करीब मिल रही है। अगर हमें वफाक 125 MNCFD गैस दे देता है तो सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो मैंने कहा ये काम तो आप क्या, आप अपने मिनिस्टर साहब से बात करें। 2000 MNCFD सिंध सुबह गैस पैदा करता है, तो क्या वजह है कि सिंध को 50% ऐसा भी नहीं मिलता। तो जब उनकी मैंने नाउमीदी और मायूसी देखी, तो चूंकि मेरे वज़ीर-ए-आज़म जारीदार तबके का ख्याल रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपने पीएम और मिनिस्टर साहब को खड़ा लेकर उनसे अपील करूं कि कराची की आवाम ने 2018 में एक उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था, इस उम्मीद के साथ दिया था ये कराची पले फूलेगा तो पाकिस्तान पले फूलेगा। अब आपकी हमें जरूरत है वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमें 125 MNCFD गैस मजीद रिक्वायर्ड है। ये अगर आप एक्शन ले लेते हैं, नोटिस ले लेते हैं, तो डेफिनेटली कराची सिंध जो है और बलूचिस्तान हमारा बेहतर हो सकता है। तो मुझे तो लग ऐसा है कि शायद इस कंपनी के अंदर भी अब कुछ माफियाज आ चुके हैं जो चाहते हैं कि वफाक ही टारगेट रहे। कराची तो वैसे ही पिस चुका है, ना पानी मिलता है यहाँ, ना यहाँ पे गटरों के सिस्टम बेहतर है, ना यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स कम हो रहे हैं, ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है। अब एक वफाक का काम आया तो वफाक भी अगर वफा नहीं करेगा अपने सिंध से, मेरा ख्याल में नामुनासिब होगा। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइए, कुछ दिन पहले इम्तियाज शेख साहब से इनसाइट में मेरी बात हो रही थी और वो कहने लगे कि अगर वफाक से इंतजाम नहीं संभलता तो सिंध गैस हमारी जो है वो हमारे हवाले कर दी जाए, हम खुद अपना इंतजाम कर लेंगे। तो इस बारे में बताइए कि ये कैसी डिमांड है? बिल्कुल जी, मैं उनकी इस डिमांड को तब कबूल करूंगा जब ये कराची को पानी दे देंगे, क्योंकि ये तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे का काम है। मैं इनकी बात को तब मानूंगा जब ये स्ट्रीट क्राइम्स और अमनो अमान को बेहतर कर देंगे।
मैं इनकी डिमांड को तब सेकंड करूंगा जब यहाँ हमें हमारी गलियां बेहतर मिलेंगी, बच्चों के साथ ज्यादतियां नहीं होंगी, तो मैं तब इनको मानूंगा। अपनी मिनिस्ट्रियों के अंदर से करप्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामला ठीक कर लें तो मैं बिल्कुल वफाक से रिक्वेस्ट करूंगा कि सूबे सिंध की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को दे दें। जो हजारों अरब रुपए का बजट 14 साल के अंदर इस सिंध की तरक्की में नहीं लगा सके, ये एक सियासत ना खेलें। एनएफसी में फिर इस गैस की जो जखायर वफाक को बेच रहे हैं उसके पैसे ना लें, उससे इंकार कर दें, फिर आप देखें गैस की बेहतरी कैसे आएगी। वो इंसान ये बात करे कि हमें दे दें, हम बेहतर कर लेंगे, जिसने हमें मिसाल दी हो सूबे की बेहतरी के लिए कि उन्होंने कोई इकदाम किए होंगे। इम्तियाज साहब कभी जीडीए में होते हैं, कभी एसडीए में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं, तो कम से कम उनको ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने सूबे सिंध के अंदर क्या ऐसा काम किया है कि मैं उनको कहूँ कि वाकई आपको शाबाश दें। ऑरेंज ग्रीन लाइन तो आ चुकी है, ऑरेंज लाइन अभी तक आई नहीं है, उसके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट दे दे। देखिए हम सियासत के तौर पर कोई ये हम वाहिद एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से डायरेक्ट रब्ता करते हैं। हमें कई लोगों ने कहा कि यार आप अपने वफाक के दायरे को टारगेट बनाते हैं, ये टारगेट नहीं है। हमें तो हमारे लीडर ने सिखाया था कि अगर आपकी आवाम अच्छा सर, आप अगर हम देखें बहरान जो भी आता है, चाहे आटे का है, चीनी का है, सीधा इल्जाम जो है माफिया सरगर्म है भाई। अब हम देखें तो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि यहाँ पे गैस का बुरहान है तो माफिया सरगर्म है कराची में। वैसे तो बुरहान यहाँ पे भी बहुत है, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी है। ऐसे में रियासत क्यों इतनी कमजोर है कि माफिया इतना सरगर्म है और उस पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? वो अपना जो भी बुरहान आता है वो उसी का जिम्मेदार तो माफिया ही है। तो माफिया स्ट्रॉन्ग है और रियासत इतनी कमजोर है, वजह बेबसी कहाँ है सर? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, रियासत की अंदर भी कमजोरी है, लेकिन रियासत जहां जहां पे रियासत का कानून जाता है, आप देखिए पंजाब के अंदर काफी माफिया के ऊपर हाथ डाला, उसका रिएक्शन भी हमें नजर आया किस सूरत में। चीनी का चाहे वो बुरहान है, गन्नम का वो बुरहान है। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, जब सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, हम अगर एक अफसर का तबादला करते हैं तो आप उसमें देखेंगे सिंध दुश्मनी का जो है ना वो हमें टारगेट किया जाता है कि वफाक सिंध दुश्मनी पर उतरा है। कोई भी काम अगर सिंध के हवाले से हम बेहतरी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जी सिंधियों के साथ जो है ना तासुबपरस्ती की जा रही है। ऐसा नहीं है कि रियासत खामोश बैठी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों को खुद मुख्तार हो चुके हैं। सूबों को इन माफियाज को लगाम देना चाहिए, लेकिन देखिए ना इनको लगाम सूबा तब लगाम देगा जब सूबे की हुकूमत इन माफियाज के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो केपीके की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो। इनको जब तक आप लगाम नहीं देंगे, जब तक आप खुद बेहतर नहीं होंगे, तो आप माफियाज को कैसे लगाम देंगे? जब आपका माफियाज के साथ सिस्टम चल रहा होगा, मैं नहीं समझता कि वो माफियाज कभी उनको लगाम आएगी। हमें अब स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो। अगर इस मुल्क की बेहतरी करनी है, अगर मेरे सूबे को बेहतर करना है, तो हमें इन माफियाज के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन अब लेना पड़ेगा। अच्छा ये फरमाइए कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन रिजल्ट देख लिए, वहां पे बुनियादी तौर पे ये हुआ कि पीटीआई से लोगों को गिरा कि डिलीवर नहीं कर पाए, या फिर ये हुआ कि वहां पे गिरोहबंदी ऐसी हुई कि पीटीआई के अंदर की साजिशें, लड़ाइयां उसने खराब कर दिया। अब अगर गैस का बुरहान होता है तो बलदियाती इंतखाबात जो होने हैं सिंध में, वहां पे आपको परफॉर्मेंस कैसी होती लगती है? क्या इस तरह के असरात वहां पे भी पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आपने बात सही की है कि केपीके के रिजल्ट ने काफी जो है वो हम लोगों की आंखें भी खोल दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ डिलीवर नहीं हुआ। मेरा ख्याल में केपीके के अंदर जितना काम हुआ है पीटीआई की गवर्नमेंट में शायद ही माजी में ना हुआ हो, लेकिन ये जरूर है कि हमारे अंदर ग्रुप बंदियां हैं, टिकट्स के फैसले हमारे गलत हुए हैं। हमेशा इमरान खान साहब ने कहा है कि आप बाहर से खतरा नहीं है, पीटीआई को पीटीआई से खतरा है, तो वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन सिंध की थोड़ी सी पॉलिटिक्स केपीके से बहुत मुख्तलिफ है, खासतौर पर कराची की। कराची के अंदर जो शख्स डिलीवर करता है आवाम हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, और ऐसा नहीं कि कराची के अंदर हमने कोई काम नहीं किया। वफाकी फंड से जो हमारे एमएनएस को फंड्स मिले हैं, हमने उन गलियों के अंदर सर काम किए हैं जहाँ पे 30 साल तक आज तक काम नहीं हुए थे, क्योंकि बर्दाश्त जो होता है वो शख्सियत के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे वफाक से ऐसे इशू जैसे सुई गैस का इशू वफाक का है, अगर वफाक इस पे एक्शन लेता है, स्टैंड लेता है, डेफिनेटली कराची की सूरत अगर बेहतर होती है। यहाँ की अवाम बड़ी एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड यहाँ की हमारी अवाम है, वो कभी भी इन चीजों को डिनाई नहीं करती कि जो लोग काम करते हैं उनको रिफ्यूज करें, इग्नोर करें, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने खत के अंदर लिखा है कि खान साहब आगे बल्दियात भी आ रहे हैं। हमारे ये मेन जो 2-3 इश्यूज है, के इलेक्ट्रिक इशू था,
लास्ट ईयर मैंने 7 दिन का धरना दिया था, मैं वही एमपी हूँ जिसने वफाक की इदारे के खिलाफ धरना दिया था। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे शो के लिए निकाला और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। और आप कोई एंडिंग कमेंट ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ठीक है, अगर काम करेंगे तो लोग वोट देंगे। बल्दियात का बड़ा चैलेंज है, आगे सिंध में भी होगा। तो अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। आ जाते हैं जेल रोड पे तो 7-8 आ जाते हैं आपके, पता है आपको। तो वो जब रोड ब्लॉक होती है 15 to 20 मिनट्स, तो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन लॉस के बहुत ज्यादा रिस्क है और पूरा शहर एक जो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा एक अच्छी चीज है कि दोबारा से इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम कराची और लाहौर दोनों बड़े शहरों के अंदर उसी स्टेडियम के पास ही एक होटल टैब बनाएंगे और मेरा ख्याल है इसमें बोर्ड का अपना पैसा भी नहीं लगेगा। इतने ज्यादा इधर आपके पास स्पॉन्सर अवेलेबल है और इतने ज्यादा ये जितने एक बड़ा कमर्शियल इलाका है, वहाँ पे सारे तैयार तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे मतलब बनाने के लिए। हरमीत का भी सवाल है जी। हरमीत जी जी इरफान, अगर हम देखें कल जो पीसीबी के चेयरमैन ने दोबारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें एक चीज तमाशाई के हवाले से मैंने पहले भी सवाल किया था, तो वो काफी मायूस नजर आया। और ऐसे में पिच के हवाले से भी बात हो रही कि 2 पिच हम ऐसे तैयार करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से पट्टी मंगवाई जाएगी, दीगर चीजें हवाले से भी काम होगा। तो क्या लगता है, क्योंकि तमाशाई की अगर मैं बात करूं ज्यादातर लाहौर और रावलपिंडी में बहुत बड़ी तादाद लोग क्रिकेट के जो शायकीन है वो आते हैं, कराची में इस पर मायूसी हुई, तो क्या लगता है कहां पे तैयारी होगी पिचेस के हवाले से? पहले स्पेक्टेटर्स की बात कर लें तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनकी प्रिपरेशन नहीं थी। दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। अनाउंस तो इन्होंने कर दिया था बट ग्राउंड रियलिटीज इनको नहीं मालूम थी और एनसीओसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन डिफरेंट थी, टिकट्स का मसला ज्यादा था, फिर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम ज्यादा थे। तो 3-4 आपके स्टेप्स थे जो आपको मीट करने थे जिसपे वर्किंग जीरो थी इनकी। और जब वो स्पेक्टेटर ने आना शुरू किया तो किसी की डोज नहीं लगी हुई थी, कहीं के पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं था, कहीं फिर वो टिकट नहीं मिली, कहीं ने समझा हुआ था काउंटर मिल जाएंगी। तो वो 2 मैचेस में तो लोग आके वापस जाते रहे। इवन दो आपकी बात भी ठीक है कि ज्यादा लोग आए भी नहीं क्योंकि आप ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज की भी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, 2nd या 3rd ईयर की टीम उनकी आई थी, तो वो भी एक मैटर था। तो इस पे एक उन्होंने फिर एम्फेसिस भी काफी ज्यादा दिया कि हम स्पेक्टेटर्स के ऊपर मैक्सिमम काम करेंगे और ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको इन्वॉल्वमेंट की जाए। और तीसरी चीज जो आपने कही, जो हमारी पिचेस की बात करें, इस पे भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये है कि जो आपकी जो इस तरह पिचेस को हम मंगवा रहे हैं ये ऐसे कंट्रीज के अंदर यूज होती है जहां पे आपका स्टेडियम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें तो 6 मंथ उनका स्टेडियम क्रिकेट के लिए सीजन में यूज होता है, 6 मंथ रग्बी या फुटबॉल के लिए यूज होता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या करते हैं कि वो पिचेस को इंडक्ट करके बाद में फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में वो समहाउ मेरे जितने भी एनालिस्ट से, जितने भी कोचेस से बात हुई, सबने कहा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। बट एक एक्सपेरिमेंट है, पीसीबी का अपना पैसा नहीं लग रहा, तो मेरा ख्याल है करने में कोई हर्ज नहीं है आपके पास। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ल्योर करती है चीज, जो इन्होंने अपनी सेकंड भी बात की, पहले नहीं की थी, कल इन्होंने की, ये सोयल मंगवा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे 100% स्टेडियम किसी भी सिटी का देख लें वो सिर्फ क्रिकेट के लिए यूज होता है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना है तो आप स्टेडियम सॉइल मंगाएं, उस पर लड़कों को प्रैक्टिस कराएं। आपको इंग्लैंड की कंडीशन के लिए जाना है, आप एक पिच इंग्लैंड की कंडीशन उस सोयल को मंगवा के उधर बना दे छोड़े। इसी तरह साउथ अफ्रीका की पिच है या न्यूजीलैंड की है, तो इस तरह की आप डिफरेंट कंट्री से सोयल मंगवा के, और फिर उन्होंने एक और भी बताया कि एक और कुछ मटेरियल यूज होता है जो पिच को बाउंस के लिए, वो भी इंपोर्ट करें। अच्छा इरफान, इससे हटकर अगर हम यासिर शाह के स्कैंडल को देखें, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा कि ये जो स्कैंडल है ये मुल्क की बदनामी की बहुत बड़ी वजह बना है। इस पर कोई कमेंट आप या कोई अंदर की खबर है आपके पास? देखिए उस पर तो भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोई कमेंट करना अच्छा नहीं बनता जब तक कोई डिसीजन नहीं आया था या पुलिस की तरफ से कोई इसमें वर्डिक्ट नहीं आता, तो बात नहीं करनी चाहिए। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, एविडेंट है कि ये लड़के जो है जब बहुत जल्दी लाइमलाइट में आते हैं, बहुत ज्यादा पैसा आता है, ना इनसे फेम संभाला जाता है ना इनसे पैसा संभाला जाता है। ये तो हमारे पास एक प्रेसिडेंट आ चुका है, लास्ट 20 ईयर से हम देख रहे हैं कि जो लड़कों की ग्रूमिंग का वो बहुत प्रॉब्लम है। पीसीबी का भी सारे का सारा जो एम्फेसिस है वो उसी के ऊपर है कि हम लड़कों को एंटी करप्शन यूनिट के अंदर लेके आए, इनको मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग उससे बचाएं। बट मैन हैंडलिंग, अपने आप को वो क्या कहते हैं मोटिवेट रखना, इन चीजों से बचना, ये इंटायरली डिफरेंट चीज है। इसके ऊपर इनका कोई ऐसा सच मैंने ना कोई यूनिट देखा ना इनकी तरफ से कोई एफर्ट देखी। होते हैं थोड़े बहुत लेक्चर्स वगैरह होते हैं, बट वो आपके कोच या क्रिकेटर्स के होते हैं। वो इतनी छोटी उम्र का भी नहीं है, वो बड़ी उम्र का आदमी है, मेरे ख्याल में 35 साल के करीब उसकी उम्र हो गई हुई है, लिहाजा ये समझा जाए कि वो बच्चा है, मतलब वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन खैर आपकी ये बात सही है कि अभी तो रिपोर्ट होनी है पुलिस की और मतलब उसमें
इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको बुलाया जाएगा। सर यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें और सब जो क्रिकेट शायकीन होंगे वो ऑलरेडी इससे बाखबर भी होंगे कि बाबर आजम दोबारा T20 के नंबर 1 रैंकिंग पर हाँ, उनके पॉइंट्स बराबर हो गए हैं, तो वो 805 पॉइंट के साथ नंबर 1 आ चुके, ओडीआई में भी नंबर 1 है, तो मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइन चीज है, बट टेस्ट में उनको अब काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपने हाँ शो के लिए वक्त निकाला जो कि अब आपका अपना ही शो समझे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।